हेलो बच्चों, अब हम आए हैं नए चीज़ों के साथ में, जिसमें हम अब आपको 10th क्लास के सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस देने वाले हैं। मींस बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप उसमें से सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना बचे जिसको आपको समझ में नहीं आए कि इसका आंसर क्या लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले जो मेन चीज़ है उसका मतलब आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उस पर अपना रोल नंबर मेंशन करना, आंसर शीट पर अपना रोल नंबर प्रॉपर्ली मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। वो भी सही होना चाहिए, आप अपने एडमिट कार्ड से देख के भरेंगे। इसके बाद ये जो सबसे पहला है जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शन आपको प्रॉपर्ली सब पता होने चाहिए, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ लिखे हुए हैं वो इंस्ट्रक्शन आप प्रॉपर्ली भरेंगे। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन है वहाँ उनको अच्छे से पढ़ेंगे पूरे को। हालांकि आप कहेंगे आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 इतने का है, सेक्शन इतने हैं, ये सब है, लेकिन फिर भी एक बार आप पढ़ लेंगे उस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद जो आती है बारी है वो क्वेश्चंस को रीड करने की। क्वेश्चन हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। हर क्वेश्चन को अगर टाइम है तो दोबारा पढ़ें, अगर ज़रा भी डाउट है तो दोबारा पढ़ें। एक दूसरी बात है कि एक हाँ और नहीं वाले क्वेश्चन, मीन्स नॉट जहाँ लिखा होता है या करेक्ट और इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन, या विच ऑफ द सेंटेंस इज ट्रू और नॉट ट्रू, यहाँ बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। तो इसलिए इनको हमें ध्यान से पढ़ना है। वैसे तो बोल्ड होते हैं मोस्टली टाइम क्वेश्चन पेपर में, बट फिर भी एक बार इनको ध्यान से पढ़ के अंडरलाइन कर लें अपने पेन से या पेंसिल से, सो दैट आप जब उसको दोबारा पढ़ें या जब भी आप उसको पढ़ेंगे तो उसको प्रॉपर पढ़ने में आएगा, ठीक है। चलिए सेकंड चीज़, अब हम स्टार्ट जो करेंगे वो हमारी बायो की सीरीज़। जितने भी बायो के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। केमिस्ट्री और फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मीन्स आई एम फ्रॉम टोटली बायो, तो मैं बायो का पार्ट ही लूँगी आपका। तो इसीलिए केमिस्ट्री फिजिक्स भी ईजी है, वैसे तो अपने आप कर लोगे आप लोग, बट फिर भी बायो भी ईजी है। बट हाँ ठीक है, मैं आपको सॉल्व कर प्रैक्टिस दे रही हूँ बस, दैट इज़ ओनली प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगा। चलिए तो अब यहाँ हम देखते हैं बायो के कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ये आपका 8th क्वेश्चन जो आया पहला, ये बायो का क्वेश्चन आ रहा है आपका। तो रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। 1 मार्क क्वेश्चन है 1 से 20 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द अपटेक ऑफ वाटर इन प्लांट्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना ट्रू और नॉट ट्रू वाला, तो यहाँ आप ट्रू वर्ड को अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे। इट अकर्स ऑल द टाइम ड्यू टू डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन भी लगेगा बच्चों को, हाँ डिफ्यूजन भी सही है, लेकिन यहाँ वर्ड लिखा हुआ है ऑल द टाइम, तो ऑल द टाइम नहीं होता है। जब डिफ्यूज़न मीन्स वाटर की स्कैर्सिटी होती है, प्लांट के अंदर कम हो जाता है, तब वो डिफ्यूज़न से स्टार्ट हो जाता है बाहर से अंदर आना। वाटर एंटर्स द रूट्स ड्यू टू ऑस्मोसिस, यस ये करेक्ट है। एट नाइट व्हेन ट्रांसपिरेशन इज लो, रूट डू नॉट टेक अप वाटर। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स इज बाई डायरेक्शनल, नहीं, वाटर का मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल ही है, ठीक है। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन करेक्ट, आपने इसने पूछा है आपको स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ आपका बी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। वाटर एंटर्स द रूट्स ड्यू टू ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं 9th। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल रेफर्स टू द एक्सटेंट हीमोग्लोबिन इज बाउंड टू ऑक्सीजन, ठीक है। यही बताता है हीमोग्लोबिन कितना, हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन बाउंड है, वही आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बताएगा। तो जैसे जैसे अल्टीट्यूड की हाइट इंक्रीज होती है, अल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम होती जाती है हाइट बढ़ने के साथ साथ। तो ग्राफ जो आपको दिखा रहा है इस चीज़ को, वो आपको कौन सा ग्राफ दिखा रहा है, बी, ठीक है। मतलब क्यू जो है, इसका ग्राफ आपका जो क्यू है ये आपको सही दिखा रहा है। मीन्स जैसे जैसे हाई है ऑक्सीजन सैचुरेशन, पहले तो हाई है जब हम नीचे हैं, लो अल्टीट्यूड पे हैं, और उसके बाद में वो नीचे जाता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th। विच आर द फॉलोइंग मेथड्स आर यूजफुल टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन इवन व्हेन ओव्यूलेशन अकर्स। अब आप देखिए यहाँ पे इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। सर्जिकल ब्लॉकिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। कॉपर्टी, ओरल पिल्स, कॉन्डोम्स, ठीक है। तो आप ये देखिए इनमें से कौन कौन से ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, पी, क्यू, आर या एस, या फिर चारों सही हैं, या कौन से 2 या 3 सही हैं। तो इसका आंसर अपन जो देखें इसमें दे रखा है ओनली पी मीन सर्जिकल ब्लॉकिंग, नहीं। ओनली क्यू एंड आर, कॉपर्टी एंड ओरल पिल्स, नहीं, ठीक है। थर्ड है ओनली पी, क्यू, एस, तो ऑप्शन क्या है, पी सर्जिकल ब्लॉकिंग, क्यू कॉपर्टी एंड एस कॉन्डोम्स, ठीक है, ठीक है। ये आपका ठीक है, आप ऑप्शन इसका सी आंसर सही आ रहा है, पी, क्यू एंड एस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए 11th। इन कैटल हैविंग हॉर्न इज रिसेसिव ट्रेट, एच डू नॉट हैविंग, टू नॉट हैविंग हॉर्न्स, ठीक है। रिसेसिव है स्मॉल एच, टू नॉट हैविंग हॉर्न्स, ठीक है। व्हेन cattle with horns are crossed with cattle do not have horns, the number of
ऑफ स्प्रिंग हैविंग हॉर्न्स वाज इक्वल टू दोज नॉट हैविंग हॉर्न्स। ठीक है, दोनों का नंबर बराबर आ गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे, दोनों चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है 11th क्वेश्चन के लिए? आपका चारों ऑप्शन पढ़िए पहले। बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट, वन पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, बोथ पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस, वन पेरेंट इज हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी क्वेश्चन ऑप्शन आएगा, वन पेरेंट इज हेटेरोजाइगस। तो अब वो एच और एच वाला क्रॉस हम जब बना के देखेंगे उससे हमें इस चीज़ को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एच है, ठीक है, ये हेटेरोजाइगस हो गया, वन पेरेंट हेटेरोजाइगस है। ठीक है, अब इसने कहा था नंबर अपनों को बराबर है। ठीक है, जो क्रॉस नंबर आया वो अपना बराबर नंबर आया, तो अपन जब क्रॉस करके देखेंगे तो अपन को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। 12th क्वेश्चन, पेशेंट एक्स वॉज सफरिंग फ्रॉम ए पेनक्रियाटिक कंडीशन ड्यू टू विच द पेनक्रियाज वॉज नॉट फंक्शनिंग एडिक्वेटली। मतलब फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ हार्मोन्स का गड़बड़ रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डॉक्टर लाइकली टू सजेस्ट सच एन इंडिविजुअल। क्या सजेस्ट करेगा? पैनक्रियास काम नहीं कर रहा तो भाई, इंक्लूडिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ईटिंग ए डाइट विद लो फैट कंटेंट, ईटिंग ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, इंक्लूड ओनली लिक्विड फूड्स। तो आपको यहाँ डॉक्टर क्या कहेगा? आप लो फैट कंटेंट खाओ। क्यों भाई? जो पेनक्रियास है, जो हार्मोन सिक्रेट करता है, वो पेनक्रियाटिक जूस के वो आपको फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से हार्मोन्स हैं? तो वो आपको कहेगा कि लो फैट डाइट खाओ, जिससे आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बायो का। देखिए इसमें 15th क्वेश्चन, प्लांट्स रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सन विच दे यूटिलाइज फॉर सेवरल प्रोसेसेस। सही है, हमको पता है ये चीज़। तो द एनर्जी यूटिलाइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोसेसेस कैन ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल दैट कंज्यूम्स प्लांट। ये भी ठीक बात है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इनमें से कौन सी जो एनर्जी है वो किस काम में दी जा रही है? देखिए, ओनली ग्रोथ, ओनली रेस्पिरेशन, ओनली ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस रिप्रोडक्शन, या इन सारे कामों में ही ले रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, द एनर्जी यूटिलाइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोसेसेस गेट्स ट्रांसफर्ड। कौन सी एनर्जी है जो नेक्स्ट में ट्रांसफ़र हो जाती है? बाकी सब में तो वो कंज्यूम हो जाती है, यूज़ हो जाती है पूरी तरह से, लेकिन जो आगे ट्रांसफ़र हो सकती है वो कौन सी? देखिए, रेस्पिरेशन में आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी नहीं, रेस्पिरेशन वाली तो कंज्यूम हो जाएगी, ख़त्म हो जाती है एनर्जी उस टाइम पे। ठीक है, वो फिर नेक्स्ट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओनली ट्रांसपोर्टेशन में भी एनर्जी लगती है, एटीपी खर्च होते हैं, रिप्रोडक्शन में भी खर्च होते हैं। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन बचा ओनली ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ का है जो एनर्जी वो है आगे यूटिलाइज हो जाएगी, नेक्स्ट ट्रांसफ़र हो जाती है, मीन्स नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 16th, द एक्शन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज़ क्रूशियल टू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ठीक है, अब चार ऑप्शन में से देखिए कौन से हैं आपके पास जो क्रूशियल टू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन है। ठीक है, ओजोन बनने में प्रॉब्लम करेंगे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर यूवी रेज होती है, तो ह्यूमंस तो नहीं है, फॉर्मेशन में प्रॉब्लम नहीं करते, जो बनी बनाई है उसका बिगाड़ देते हैं। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनी बनाई को ख़राब करने में, ग्रीन हाउस इफेक्ट करने में हेल्प कर, मतलब ख़राब करते हैं। लेकिन सनलाइट जो है वो उसका रोल इम्पॉर्टेंट है ओजोन में बनने में। क्यों? क्योंकि सनलाइट में यूवी रेज रहती हैं, यूवी रेज की हेल्प से जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं ब्रेक होते हैं, फिर वो दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइंड होगा और फिर ओजोन का एक मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, चलिए अब 7 से 20 जो है अपने पास रीजन असर्शन क्वेश्चन है, तो अपन बायो का देख लेते हैं कौन कौन से अपने पास बायो के 2 क्वेश्चन है भाई, 18 और 20। बायो ज़्यादा मार्क्स की है 10th के पेपर में, तो इसीलिए फोकस करना। बायो इजी भी है, लर्निंग प्रोसेस में भी, समझने में भी कॉन्सेप्ट इजी रहते हैं थोड़े से, तो जल्दी हो जाती है। असर्शन है 18th क्वेश्चन, वेरिएशंस ऑलवेज प्रोवाइड अ सर्वाइवल एडवांटेज टू एन ऑर्गेनिज्म। रीज़न क्या है? वेरिएशन कैन बी कॉज ड्यू टू इनकरेक्ट डीएनए कॉपिंग। ठीक है, अब असर्शन रीज़न का क्वेश्चन हमेशा आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसके लिए जो आंसर है अपन को रीजन के यहाँ एक साथ दिए हुए हैं, ये चारों ऑप्शन आपके पास ABCD, बोथ ए एंड आर ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन या नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए ट्रू आर फॉल्स या ए फॉल्स आर ट्रू। तो आपको ये देखना है 18th क्वेश्चन के लिए कौन सा सही है अपने पास। सॉरी,
18th का अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 18th के दोबारा पढ़ना पड़ेगा इसको, है ना। तो आपको भी ऐसे करना है। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हो रहा है तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। वेरिएशन ऑलवेज प्रोवाइड अ सर्वाइवल एडवांटेज टू एन ऑर्गेनिज्म, ये तो करेक्ट है। सही है कि नहीं है? नहीं है क्या? वेरिएशन ऑलवेज प्रोवाइड सर्वाइवल एडवांटेज, नहीं ज़रूर नहीं है, लेकिन ये गड़बड़ भी कर सकता है। कई बार वेरिएशन आने से अब जो ऑलरेडी रह रहे थे वो गया, बना बनाया काम भी हाथ से निकल जाता है। वेरिएशन कैन बी कॉज ड्यू टू इनकरेक्ट डीएनए कॉपी, ये सी है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? डी, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चन का। ऑमनिवर्स रिसीव 10% ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ट्रैफिक लेवल बिलो देम। तो रीज़न क्या कह रहा है? एन ऑमनिवोर इज ऑलवेज इन द ट्रैफिक लेवल जस्ट अबव हर्बीवोर। ठीक है, ये तो ठीक है। रीज़न इसका कि गलत है कि सही है? असर्शन ट्रू, इसका आंसर रहेगा एंड रीज़न फॉल्स। 20th क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा सी। ए असर्शन ट्रू है लेकिन रीज़न फॉल्स है। ठीक है, असर्शन ट्रू है। ऑमनिवोर्स रिसीव 10% ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम द ट्रैफिक लेवल बिलो दैम। ठीक है, ऑमनिवोर से नीचे कौन होंगे? कार्निवोर, हर्बीवोर। ठीक है, तो उनसे ही मिली उसको। ठीक है, ऑमनिवोर टॉप मोस्ट रहेंगे, तो इसलिए ये करेक्ट है आपका। ऑमनिवोर इज ऑलवेज इन द ट्रैफिक लेवल जस्ट अबव हर्बीवोर। जस्ट अबव हर्बीवोर कहाँ होते हैं? ये तो हर्बीवोर फिर वो कार्निवोर फिर ऑमनिवोर आते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया आपका। तो सी ऑप्शन सही है आपका इसमें। तो ये हमने 1 से 20 में से बायो के क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 22nd। रवि कल्टिवेटेड मस्टर्ड अ प्लांट विद बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो, मेल और फीमेल। हिज प्लांट वर डिजीज ड्यू टू अ जीन डिफेक्ट देयरफॉर हैड रिड्यूस्ड यील्ड। ठीक है भाई, रवि रिमूव द स्टेमन्स फ्रॉम द डिजीज प्लांट। ठीक है, उसने क्या कर दिया? उनको यूनिसेक्सुअल बना दिया, स्टेमन्स हटाई दिए तो यूनिसेक्सुअल बना दिया। एंड ऑल्सो प्लांटेड फ्रेश डिजीज फ्री मस्टर्ड प्लांट्स वेयर ही रिमूव द पिस्टल्स। ठीक है, तो पिस्टल रिमूव करके उसने फ्रेश डिजीज फ्री प्लांट लगा दिया। अब वो क्या करेगा? दोनों यूनिसेक्सुअल बना दिया, तो इसका मतलब यूनिसेक्सुअल बना दिया तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ गए, सेल्फ पॉलिनेशन के ख़त्म ही कर दिए। तो जैसे जैसे सेल्फ पॉलिनेशन ख़त्म होगा उसके डिजीज़ वाले जीन्स जो है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होते जाएंगे और अल्टीमेटली उसको डिजीज़ फ्री प्लांट्स मिल जाएगा। तो इस तरह से फिर उसकी प्लांट की यील्ड भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सो क्रॉस फर्टिलाइजेशन को इंक्रीज़ किया है इसने, सेल्फ पॉलिनेशन को, क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया, क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज़ किया, सेल्फ को ख़त्म करा। तो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन जो क्या करता है वो वेरिएशन इंक्रीज़ करता है। वेरिएशन होगा तो डिजीज़ फ्री प्लांट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, डिजीज़ फ्री प्लांट रहेगा तो ऑटोमेटिकली यील्ड बढ़ जाएगी प्लांट की। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आया। प्लांट एक्स वॉज एनक्लोज इन अ ग्लास जार विद सम लिजार्ड। ठीक है, अ सिमिलर प्लांट वाई वर एनक्लोज, जिसमें कि लिजार्ड नहीं थी। दोनों जार को अंडर द सेम लाइट कंडीशंस रखा गया फॉर फ्यू आवर्स। विच प्लांट इज लाइकली टू फोटोसिंथेसाइज मोर एंड वाई। चलिए, अब प्लांट है और लिजार्ड है और दूसरे में ओनली प्लांट है। ठीक है, तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किस में होगा? विद लिजार्ड वाले में। क्यों? क्योंकि लिजार्ड क्या करेगी? रेस्पिरेशन करेगी, रेस्पिरेशन करेगी तो CO2 रिलीज़ होगा और वो CO2 रिलीज़ होगा तो विच विल हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो विद जार वाला मतलब प्लांट एक्स जो है दैट विल फोटोसिंथेसाइज मोर ड्यू टू द CO2 which is released by the lizard in the respiration and which will increase the rate of photosynthesis। ठीक है, ये आपको 2 मार्क के क्वेश्चन है, 30 to 50 लाइन्स में आंसर देना होता है। ठीक है, इसका एक और चॉइस क्वेश्चन है कि प्रोटीन यूरिया इज अ कंडीशन इन विच सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन कैन बी डिटेक्टेड इन यूरिन, विच प्रोसेस इन द नेफ्रॉन इज लाइकली टू अफेक्टेड कॉजिंग प्रोटीन यूरिया जस्टिफाई। कौन सा प्रोसेस है नेफ्रॉन में, ठीक है, जो अफेक्ट करेगा और कॉज करेगा प्रोटीन यूरिया को? तो प्रोसेस का नाम है फिल्ट्रेशन और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जो कि नेफ्रॉन में होता है। ठीक है, ये काम नहीं होगा प्रॉपरली। अगर ये प्रॉपर काम नहीं करेगा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब प्रोटीन जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, वो वापस यूरिन में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमको इम्प्रॉपर फिल्ट्रेशन मिलेगा और इम्प्रॉपर फिल्ट्रेशन है तो जो प्रोटीन्स हैं वो फिल्टर हो जाएंगे यूरिन के अंदर, मीन्स वेस्ट के अंदर, और जो कि वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है प्रोटीन आपके लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस का नाम हो गया और जस्टिफाई हो गया अपना आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 23, 24 नहीं है, 25 नहीं है,
चलिए आगे देखते हैं अपन 26। हाँ, 2 पिरामिड्स दिए हुए हैं आपको 26 में, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी टर्शियरी, और यहाँ है फाइटोजो, स्मॉल फिशेस, बिग, ठीक है। एक लैंड और इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम का, ठीक है। ये आप पढ़ लेंगे पूरा पैराग्राफ। अब आपसे पूछा विच लेवल इज लाइकली टू हैव द मोस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन सच एन एक्वाटिक इकोसिस्टम, गिव ए रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। एनर्जी कहाँ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एनर्जी क्या होगा, किस में ज़्यादा होगी। अब चलो अगर आप देखें तो सबसे पहले है कि फाइटोप्लैंक्टन्स में ज़्यादा होगी एनर्जी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सबसे पहला लेवल है, एनर्जी सबसे पहले ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। ये आपका जो है पिरामिड बायोमास का है, ठीक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम वाला। तो अगर हम एनर्जी का पिरामिड बनाएंगे तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट ही बनता है, उल्टा नहीं बनता है, ठीक है। इन्वर्टेड नहीं बनेगा। तो फाइटोप्लैंक्टन के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है, जो कि धीरे धीरे बाद में नेक्स्ट लेवल पे जाके कम होती जाती है 10% लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हाईएस्ट लेवल पे एनर्जी प्रोड्यूसर्स में या फाइटोप्लैंक्टन्स में, जो आगे जाते जाते कम हो जाएगी, ठीक है। रीज़न हो गया अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है, सच एक्वाटिक सिस्टम्स आर नॉट कंसिडर्ड टू बी सस्टेनेबल, जस्टिफाई दिस आंसर, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, लो ट्रॉफिक लेवल है, या लो हम कह सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स का जो मास है, टोटल मास, वो बहुत कम है। तो मास बहुत कम है। अब ऊपर एनिमल्स हैं, जो बड़े साइज़ के एनिमल्स हैं, बिग फिशेस, स्मॉल फिशेस, और फाइटोप्लैंक्टन्स का मास बहुत कम है, तो कम फूड अवेलेबल होगा। कम फूड अवेलेबल होगा तो हायर ट्रॉफिक लेवल में हम जैसे जैसे जाएंगे, उन एनिमल्स को फूड नहीं मिलेगा खाने के लिए प्रॉपरली, और जब फूड नहीं मिलेगा तो दे विल डाई बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ द फूड, ठीक है। तो ये आप इतना आंसर इसमें लिख सकते हैं 26 में, 26 के बी में। अब आपके पास सेक्शन सी है 27 से 33 क्वेश्चंस तक, ठीक है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, 29 है या 30 है, ये 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन है अपना, एन एनिमल्स हार्मोन्स कैन बी सिक्रेटेड बाय वन ऑर्गन एंड कैन एक्ट ऑन मल्टीपल ऑर्गन्स, ठीक है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ ए सिंगल एनिमल हार्मोन ऑन 3 ऑर्गन्स। तो आपको किसी भी एक हार्मोन का एग्जांपल देना है, उसको 3 फंक्शंस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो हम यहाँ हार्मोन ले लेते हैं एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलिन क्या करता है, आपकी स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट करके स्वेट इंक्रीज करवाता है, ठीक है। तो पहला क्या है, ये हार्ट के ऊपर काम करेगा। हार्ट बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इंक्रीज हो जाएगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका ऑक्सीजन डिलीवरी जो है, ऑक्सीजन पासिंग है जो डिफरेंट ऑर्गन्स को, वो इम्प्रूव हो जाएगी, तो आपके ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। सेकंड है ब्लड वेसल्स पे काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की पे, ठीक है, और उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, जिससे कि वो अपना काम प्रॉपरली कर पाएंगे। समझ में आ गया इसमें। तो हमें ये 3 काम होगा आपके स्वेट ग्लैंड वाले, हार्ट के ऊपर और ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा हुआ है इफ़ 2 पी प्लांट्स हैविंग राउंड एंड ग्रीन सीड्स, जिनका आपको जीनोटाइप दे रखा है, आर क्रॉस्ड, आइडेंटिफाई द परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 3 मार्क्स में, 1 मार्क ईच, उसका आंसर करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैमेट्स हैविंग बोथ राउंड एंड येलो सीड्स। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जो अपने पास जीनोटाइप है ना, ये जीनोटाइप अपने पास जो दे रखा है, कैपिटल आर, कैपिटल जी, स्मॉल जी, इसके गैमेट्स जब अपन बनाएंगे तो क्या बनेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल जी, कैपिटल आर, स्मॉल जी। अब ये डिनोट कर रहा है राउंड और ग्रीन को, और ये डिनोट कर रहा है दूसरा वाला राउंड एंड येलो को, ठीक है। तो 50% हो गया इसका आंसर, 50% है जो गैमेट्स है जिनके पास राउंड एंड येलो सीड्स होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट, ऑफस्प्रिंग हैविंग द सेम जीनोटाइप एज द पेरेंट। इसके लिए हमें चार्ट बनाना पड़ेगा, मतलब क्रॉस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रॉस में क्या है, पहले गैमेट्स, ठीक है। गैमेट्स देख लीजिए अपने पास क्या है, कैपिटल आर, कैपिटल जी, कैपिटल आर, स्मॉल जी, अपन ने अभी बनाए थे गैमेट्स, कैपिटल आर, कैपिटल जी, कैपिटल आर, स्मॉल जी, ठीक है। अब हमको क्रॉस बना के इनकी जनरेशन रेडी करनी है। ये पुनेट स्क्वायर से भी कर सकते हैं अपन, और डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स में जैसे लिखते हैं अपन एरो लगा के, वैसे भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा इजी रहता है, बच्चों से मिस्टेक नहीं होती है, इसलिए अपन इसको फॉलो करें, ठीक है।
अब यहाँ पूछे जो क्वेश्चन दो हैं इससे रिगार्डिंग दिस चार्ट के, वो आपको मैं बता देती हूँ दोनों क्वेश्चन क्या क्या हैं। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग हैविंग द सेम जीनोटाइप एज द पेरेंट। तो पेरेंट का जीनोटाइप अपन यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, कैपिटल कैपिटल और कैपिटल जी स्मॉल जी। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो 50% जो है वो जीनोटाइप जिनका पेरेंट जैसा है बिल्कुल उतना ऑफ स्प्रिंग 50% है। सी क्वेश्चन है सेम फिनोटाइप एज द पेरेंट। फिनोटाइप क्या है, राउंड एंड ग्रीन सीड। तो ये भी राउंड एंड ग्रीन है, ये भी राउंड एंड ग्रीन है, ये भी राउंड एंड ग्रीन है। तो सी का आंसर हो गया 75% ऑफ स्प्रिंग एंड इनका सेम फिनोटाइप है पेरेंट्स जैसा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्रॉस बना के ही अपने आंसर लिखने होंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें 1 मार्क ईच मिल जाएगा। इजी है, फटाफट हो जाएगा, तो इसलिए टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो बायो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ओके, चलिए प्रैक्टिस करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन दिनों में, जितनी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर है 35। 35 क्वेश्चन में है अपने सर्टेन स्पेशलाइज सेल्स इन एनिमल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट सेल टाइप। दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ अ डैमेज्ड ऑर्गन। जो हमारी बॉडी में पे होता है, कहीं सिंपल सा कट लग जाता है, वुंड हो जाता है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है कुछ टाइम के बाद में। मीन्स छोटे मोटे कट के लिए अपन बहुत ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। तो नेम एंड एक्सप्लेन 2 methods of asexual reproduction that are similar to stem cells and occur mostly in multicellular organisms। ठीक है, तो यहाँ हमको 2 मेथड्स के नाम पूछे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 5 मेथड्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। उसमें से जो मेथड्स ऐसे हैं 2 जो आपके ये रिजनरेशन वाला काम करते हैं, रिप्लेसमेंट का काम करते हैं, वो है आपका एक तो है रिजनरेशन और सेकंड है आपका बडिंग। ठीक है, तो रिजनरेशन में भी अपने कट या वुंड हो जाता है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो वहाँ जो सेल्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली डिवाइड होती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं और उस एरिया को कवर कर देती हैं। ठीक है, सेम लाइक इन द बडिंग। बडिंग में क्या होगा, एक छोटी सी आउटग्रोथ डेवलप होगी, आउटग्रोथ वो फिर डिटैच हो जाती है बॉडी में से और इंडिविजुअल ग्रो करने लग जाती है। ठीक है, तो ये भी आपका है। या फिर हम कहें फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में भी क्या है, प्लांट्स में होता है मोस्टली, तो वहाँ उसमें क्या है, लेकिन वो स्टेम सेल्स नहीं होती है। ठीक है, वहाँ टोटिपोटेंट सेल है, वहाँ पूरी की पूरी बॉडी डिवाइड हो जाती है और वो 3 या 4 पार्ट्स में भी, और हर पार्ट जो है वो पूरी की पूरी फुल बॉडी ग्रोथ कर लेता है। यहाँ आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे रिजनरेशन एंड बडिंग लिखेंगे। ठीक है, तो रिजनरेशन में कट हुआ और डेवलप कर गया। ठीक है, बडिंग में भी छोटा सा पार्ट आउटपुट डेवलप हो गया, फिर वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो इसका बी पार्ट है आइडेंटिफाई 2 पेयर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल्स एंड फीमेल दैट आर फंक्शनली सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, 2 पेयर्स बताने हैं, तो ये ध्यान रखना 2 नाम नहीं है, 2 नाम वाले 2 पेयर बताने हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट अपन बात करें तो ओवरियन टेस्टिस, ये आपको क्लास में भी बताया होगा। ओवरी का काम क्या है, ओवा प्रोड्यूस करना। टेस्टिस का काम क्या है, स्पर्म प्रोड्यूस करना। तो मीन्स प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट से एक काम हो गया और दूसरा दोनों की दोनों हार्मोन्स पे रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये काम हो गया इसका एक पेयर आपका ओवरी एंड टेस्टिस। सेकंड है वास डिफरेंस और फेलोपियन ट्यूब। वास डिफरेंस और फेलोपियन ट्यूब का काम क्या है, ये आपके जो गैमेट्स हैं उनको कैरी करती हैं टुवर्ड्स द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपके दोनों के दोनों विद एक्सप्लेनेशन हो गए आपके आंसर्स। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो है चॉइस वाला। Sagar saw a beautiful rose and smelled it. As he was smelling it, he happened to touch a thorn and pulled his hand away. ऑटोमेटिकली है, अगर हमारे ऊपर कोई थॉर्न चुभेगा, कांटा चुभेगा, तो अपना हाथ हटाएंगे ही ना। तो 2 differences and similarity in each in the way the nervous system performs the 2 actions are all voluntary actions, reflex actions, justify। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ए और बी 2 पार्ट के आंसर देने हैं। ठीक है, तो आपको मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने मेरा पिक्चर हटाया है यहाँ से, तो मुझे यहाँ पे लिखने के लिए स्पेस चाहिए। ठीक है, तो सागर ने जब देखा तो उसने क्या देखा कि 2 आपके जो हैं चॉइस वाले क्वेश्चन में दोनों के ए और बी के अलग अलग आंसर्स देने हैं अपन को। तो पहले सिमिलरिटीज़ बतानी है। ठीक है, 2 डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़, तो दोनों चीज़ बता सकते हैं अपन। पहले कुछ भी लिखो, तो सिमिलरिटी क्या है अपने पास, व्हाई इट इज़ नॉट राइट। हाँ, ठीक है, तो सिमिलरिटी में अपने पास है जो सिग्नल्स हैं वो जो इनिशिएट हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, रिसेप्टर्स से। ठीक है, रिसेप्टर्स से इनिशिएट हो रहे हैं और जो कहाँ प्रेजेंट है, लोकेटेड हैं स्पेसिफिक आपके सेंस ऑर्गन्स पे। ठीक है, जैसे में टच वाला है तो स्किन के ऊपर लोकेटेड है। ठीक है, वो सेंस ऑर्गन्स पे, तो एक सिमिलरिटी हो गई। सेकेंड क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं
ठीक है, वो रिलीज होते हैं, एक्सेप्टेड होते हैं बाय द न्यूरॉन्स एंड इम्पल्स कैरी करते हैं। ठीक है, तो ये आपके दोनों हो गए। सेकेंड, आपको डिफरेंसेस देना है। तो स्मेलिंग जो रोज़ है वो आपका है वॉल्यूंट्री एक्शन। ठीक है, रोज़ स्मेल करना आपका है वॉल्यूंट्री एक्शन। ठीक है, ये आपका हो गया। लेकिन जो आपने हैंड पुल किया वो आपका इनवॉल्यूंट्री एक्शन है, वो आपने उसके रिस्पॉन्स में अपने आप हो गया। ठीक है, सेकंड डिफरेंस क्या है, स्मेलिंग रोज़ एंड उसमें क्या होगा, नर्व इम्पल्सेस ब्रेन तक जाते हैं क्योंकि आपके जो स्मेल वाले हैं वो आपके ब्रेन में लोकेटेड है। वेयर एज टचिंग द थॉर्न एंड द नर्व इम्पल्स, ठीक है, ट्रैवल ओनली टू द स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि वो क्या है आपका रिफ्लेक्स एक्शन शो करेगा टचिंग द थॉर्न को। तो रिफ्लेक्स एक्शन आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं, तो इसीलिए वो स्पाइनल कॉर्ड से एंड फिर बैक आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके दो डिफरेंसेस हो गए, तो ये आप लिख देंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आर ऑल इनवॉल्यूंट्री एक्शंस रिफ्लेक्स एक्शन, जस्टिफाई मोस्ट इनवॉल्यूंट्री एक्शंस डू नॉट रिक्वायर अ स्टिमुलस, ठीक है, एज नेसेसिटी रिक्वायर इन केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। मीन्स सारे नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ द इनवॉल्यूंट्री एक्शंस है उनको स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती है। स्टिमुलस होगा तो वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो इनवॉल्यूंट्री एक्शन सारे के सारे रिफ्लेक्स एक्शंस नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है वो है बायो का सेक्शन ई में आ गए। चलिए अपन 37, 38, 39 है तो एक एक क्वेश्चन तीनों पार्ट से होगा, बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, राम एंड आशा वर मैरिड कपल, ये आपको छोटा सा एक पैराग्राफ दिया होगा, पैराग्राफ के साथ में कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो उतने मार्क्स के अकॉर्डिंग 4 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। ठीक है, they had 4 children, one of these children had sickle cell anemia, whereas the other 4 children, one of these children had sickle cell anemia, whereas the other 3 हो गया did not show symptoms. Ram and Asha did not show symptoms of sickle cell anemia. The trait for sickle cell anemia is not linked to the sex hormones. ठीक है, चलिए पेरेंट्स में शो नहीं हो रहे सिम्टम्स, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि सिकल सेल एनीमिया रिसेसिव फॉर्म में पेरेंट्स में प्रेजेंट होगा, तभी वो किसी न किसी एक बच्चे में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन क्या है, इज दिस डिजीज कॉज्ड बाय डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो अभी आपको जस्ट मैंने आंसर दिया इसका, तो ये रिसेसिव ट्रेट में है, रिसेसिव है, इसीलिए ये सभी बच्चों में एक्सप्रेस नहीं हुआ, किसी एक में ही एक्सप्रेस हुआ। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसका हो गया। तो आपको यहाँ केवल इतना लिखना है, the disease is caused by a recessive trait, that's why all children are not affected by the disease, only one is having this gene and because of that he or she is showing the symptoms. ठीक है, अब ये disease, if the child that had sickle cell anemia got married to a person without a mutation in the sickle cell anemia gene, what percentage of the children would have sickle cell anemia? Show the crosses. अब ये बी जो है इसका भी दूसरा पार्ट यहाँ दिया हुआ है, identify the genetic composition of sickle cell anemia trait in Asha and Ram. Use that to predict the genetic composition of other 4 children who do not show the symptom that Ram and Asha had. है ना, चलिए तो ये डिजीज़ जो है अपने एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड वो भी जो मदर के पास है। ठीक है, बोथ मेल चिल्ड्रन रिसीव्स एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर हु इज सिकल सेल एनीमिया, उसके पास है वो जीन। ठीक है, तो हो सकता है वो शो नहीं कर रही क्योंकि वो रिसेसिव फॉर्म है उसके पास। अब हमको क्रॉस बनाना है, क्रॉस बना के फिर हमने ये बताया। चलिए मैं आपको क्रॉस बनाती हूँ यहीं पे। ठीक है, हमने क्या किया, एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, ऐसे हमको एक बॉक्स बनाना है जैसे अपन बोनेट स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमने लिया, उसने क्या कहा अपन को कि नॉर्मल से सिकल सेल एनीमिया वाला हम स्मॉल एस से ले रहे हैं और नॉर्मल वाला कैपिटल एस से ले रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने बनाया क्रॉस तो आपके पास जो आएगा वो आएगा, इसमें भी यही आएगा। ठीक है, तो सारे के सारे चिल्ड्रंस का जो है ये आपके पास ये पॉसिबिलिटी है, 50% प्रोबेबिलिटी है उसको हो जाए, नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो राम का हो गया कैपिटल एस स्मॉल एस और आशा का भी हो गया कैपिटल एस स्मॉल एस। ठीक है, तो 4 चिल्ड्रन उनका क्या हो गया, 4 चिल्ड्रन 4 चिल्ड्रन है जिनका हो गया, क्या पॉसिबिलिटी है, ये है, ये है, ये है,
ये पॉसिबिलिटी है जो अपने पास हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इसमें, क्या था कि अपने पास परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन वुड हैव सिकल सेल एनीमिया, लेकिन किसी को हुआ नहीं, ठीक है। अगर वो विदाउट म्यूटेशन वाला ऐसा होता है तो किसी को भी सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ राम और आशा का अपने पास कैपिटल एस स्मॉल एस, तो अपने पास ये है जो आया 4 चिल्ड्रन का, वो आया कैपिटल एस, 2 को आया कैपिटल एस स्मॉल एस और 1 का आया स्मॉल एस, ठीक है। तो 0% प्रोबेबिलिटी है किसी भी बच्चे को, अगर वो विदाउट म्यूटेशन वाला है उस केस में, ठीक है। तो हमने ये चारों बच्चों का वो भी कर लिया, राम और आशा का भी कर लिया। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन पेपर यहाँ फिनिश हो जाता है। तो आप बने रहिए साथ में, क्वेश्चन पेपर्स की और ऐसे प्रैक्टिस करेंगे साथ में, ठीक है। 20-25 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेंगे आपको एक क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने में।